हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शालिनी। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आपको पढ़ा रही हूं सीबीएसई नीट आईटी जेई के लिए केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि मैम कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए नीट के लिए, आईटी जेई के लिए और एडवांस के लिए स्पेशली। तो मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू किया है एंड मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी वो अनलिस्टेड है, मैं एक दो दिन में उसको पब्लिक कर दूंगी एंड मैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड मैं स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ 2 क्लासेस में जो पढ़ाया है, मेरी पीडीएफ एनोटेटेड वाली भी, एंड इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ जो है वो भी शेयर की है कंप्लीट कंटेंट के साथ। एंड एक प्रैक्टिस टेस्ट का भी लिंक मैंने शेयर किया था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको टेस्ट को अपीयर भी किया एंड उसमें जो मार्क्स आए थे वो भी मुझसे शेयर किए। तो एक बच्चे के शायद फुल मार्क्स थे उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही साथ साथ टेस्ट परफॉर्म करते रहिए। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फोकस जो है, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक हमें आता है। एंड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट में अभी भी गलती है। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से तो यही एडवाइस रहेगी, जो भी आपके पास कोई भी बुक है, रेफरेंस बुक है, उसके अलावा एक बुक और ले लीजिए जिसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे हों, सो दैट आप हर चैप्टर के कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन तो कर लो। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के साथ करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक स्पेशल बात आप लोगों के लिए, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देके आए हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, एंड आईटी मेंस वाले बच्चे भी, आईटी वाले बच्चे भी। बच्चों, इतना इजी पेपर आया था नीट का, बहुत इजी पेपर था। एंड डायरेक्ट सीबीएसई से, आपकी एनसीईआरटी से था डायरेक्ट। मतलब आप यकीन मानोगे, एक क्वेश्चन तो ये था, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है और ये कह देते हैं कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो बच्चों, एनसीईआरटी से बाहर जाने की नीट वाले बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड जो बच्चा सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहा है, वो बच्चा तो नीट का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है अगर उसने एनसीईआरटी को काफ़ी बार अच्छे से पढ़ा है। तो मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी बच्चों, नीट वाले बच्चों एंड आईटी मेंस वाले बच्चों। एडवांस के लिए तो आपको थॉरो नॉलेज की ज़रूरत है, उसके लिए तो कम्प्लीटली आप एग्री हूँ मैं, बट मेंस के लिए भी आपका 70-90% आप एनसीईआरटी पे बिलीव कर सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चंस आएंगे जो नीट में इस साल आए हैं एंड प्रीवियस 2 सालों में आए हैं, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इससे पिछली 2 क्लासेस में बता दूं मैं आपको, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिष्ठा बैच के साथ। ठीक है, तो प्रतिष्ठा बैच की कौन सी क्लास है आज? क्लास है आपकी 03, थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम लोग क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनका डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। आपके सामने एनसीईआरटी का पेज है, ये न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड किया मैंने। तो बच्चों, चलते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया है टाइल्स के बारे में। जब भी टाइल्स लगाई जाती हैं ज़मीन पे, अगर आपके घर के आसपास में टाइल्स हों या वॉशरूम में टाइल्स हों, तो टाइल को अगर हम बाउंड्री इग्नोर कर दें, टाइल्स की बाउंड्री जो है उसको इग्नोर कर दें, एंड इग्नोरिंग द टाइल्स वी ऑब्टेन द सेट ऑफ पॉइंट्स, हम अगर उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें एक पैटर्न नज़र आता है। ठीक है, क्या नज़र आता है? एक पैटर्न नज़र आता है। तो वो पैटर्न क्या है? इसी तरह का पैटर्न होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक है, जब कोई क्रिस्टल बनता है, जब इस तरह से कोई क्रिस्टल बनता है जिसके अंदर कैटायंस होते हैं, ठीक है, और साथ साथ एनायंस होते हैं, तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं एंड 3 डायमेंशन में होते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि क्रिस्टल जब बनता है तो वो हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में सेम होता है, सेम जैसा अपीयर होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम भी हो सकते हैं, वो दे कैन बी एटम, दे कैन बी मॉलिक्यूल, और दे कैन बी आयन, कुछ भी हो सकते हैं, बट देयर पैटर्न इज ऑलवेज सिमिलर। आप
एक जगह पे अगर नोटिस कर रहे हो तो पार्टिकल्स, और कहीं और पे नोटिस करोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक प्रिडिक्शन दे सकते हो कि कहाँ पे कौन सा एटम आएगा। तो इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड उसके एक छोटे से पार्ट को जो रिपीट हो रहा होता है बार बार, उसको बोलते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक जो सेम टू सेम बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके बारे में देखो क्या कहा जा रहा है। This set of points is the scaffolding on which pattern has been developed by placing the tiles। बच्चों scaffolding का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा। जब घर बनता है तो घर बनाने से पहले जब लेंटर डलता है, जब छत पड़ती है, तो उससे पहले जो डंडे होते हैं, बांस के डंडे होते हैं या फिर बैम्बू होते हैं या फिर कह सकते हो आप उसको बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको लगाया जाता है, उनका फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसके ऊपर बल्लियाँ भी कहते हैं कई जगह पे उसको, उसके ऊपर फट्टे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट को डाला जाता है और फिर उसको ड्राई होने देते हैं। तो पहले हमने सीमेंट का पैटर्न बनाने से पहले क्या किया, हमने वहाँ पे एक पहले फ्रेमवर्क तैयार किया है ना। तो फ्रेमवर्क जो है ना, ये स्कैफोल्डिंग का मतलब बच्चों क्या है, फ्रेमवर्क। तो जो फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर एटम आके सेट होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन आके लगेंगे जिस फ्रेमवर्क के ऊपर, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक्चुअल में एक ढांचा है जिसके ऊपर एटम्स आके बार बार लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो द स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग द टाइल्स, दिस स्कैफोल्डिंग इज अ स्पेस लैटिस ऑन विच टू डायमेंशनल पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड। अगर हम कहें कि टू डायमेंशन में हम इसको देखें, तो अगर मैं एक एटम को यहाँ ले रही हूँ, इधर एक डायमेंशन में इसको कंटिन्यू करा रही हूँ, तो दूसरी डायमेंशन में यहाँ कंटिन्यू करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फ्रेमवर्क है हमारे पास जो आप देख रहे हो, हाँ, और इसी के ऊपर एटम्स लगाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको कहा जाता है फ्रेमवर्क, दैट इज स्कैफोल्डिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब इनके ऊपर यूनिट्स प्लेस करी जाएंगी ऑन इट्स सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसके सेट ऑफ पॉइंट्स पे यूनिट्स प्लेस करी जाएंगी एंड इसी तरह से पूरा का पूरा जो है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आगे क्या लिखा है, द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव। द स्ट्रक्चरल यूनिट इसको कहते हैं, मोटिव का मतलब है एक्चुअल में इंग्लिश मीनिंग जो है इसका वो होता है आपको आपके लिए, मोटिव मीन्स पैटर्न। ठीक है, ऑन विच पैटर्न डेवलप, ऑन विच पैटर्न डेवलप, जिस पे पैटर्न जो है वो डेवलप करेगा बच्चों। ठीक है, तो द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव। व्हेन मोटिव आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स, अगर मोटिव्स को पॉइंट्स के ऊपर रख दिया जाए तो स्पेस लैटिस आपका धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। एंड बताया जा रहा है मोटिव इज अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे क्रिस्टल आपका जो स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस इज अ पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशंस ऑफ दीज मोटिव्स। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ का लोकेशन वहाँ पे नजर आएगा। तो बच्चों एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्पेस है। तो बच्चों क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि इतनी आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे एग्जाम में। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस है a regular three-dimensional arrangement, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इस बात का, अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट, एक 3D अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका, पॉइंट्स का, कहाँ, स्पेस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इतनी ही बात हमारे काम की थी, आगे चलेंगे। अब आपके पास स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस। अब
किस तरह से अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, तो आपको किस तरह का क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट लैटिस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ए एंड एक बी। अगर हम पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ दिखाए हुए हैं, या फिर हम इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग है दोनों जगह पे, ठीक है। तो पॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे हमें ये बता रही है कि आगे बनने वाला क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशन में किस तरह से बनेगा। एंड आपने अगर यहाँ पैटर्न समझ लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि यहाँ पैटर्न कैसा होगा। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहाँ एग्जिस्ट करती है बच्चों, ये एग्जिस्ट करती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, राइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये उसका एक फीचर है, ठीक है। नाउ लैटिस बी की तरफ देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ का पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ का यूनिट सेल एक समझ में आ रहा है, इसको यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट थिंग दैट इज रिपीटिंग, ठीक है, और ये रिपीटिशन हो रहा है बार बार, तो इस पूरे को तो क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। देखो जो कंप्लीट है रिपीट होने के बाद जो बना है उसको तो क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं, एंड जो स्मॉल पार्ट है जो जिसका बार बार जो मिनिएचर है, सबसे छोटा यूनिट है, उसको यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बी क्रिस्टल में भी हम देख पा रहे हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है बच्चों कैसी है, ठीक है। एंड इससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि थोड़े डिस्टेंस के बाद भी आपको किस तरह का पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से लैटिसेस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे होते हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, जिससे हम ये पहचान लेते हैं कि दूर जाकर के पार्टिकल किस तरह अरेंज आपको मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेस लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंट्स। अब स्पेस लैटिस क्या होता है, वट इज़ अ स्पेस लैटिस, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का एक टाइप से पॉइंट्स का आप कह सकते हो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में XYZ, जो हमें एक फाइनली क्रिस्टल लैटिस जो है बना करके देता है, ठीक है। The crystal structure is obtained by associating structural motifs with lattice points. Each represented basis or motif has the same structure and same spatial या स्पेटियल भी बोल सकते हो, इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है, पहले टी लगता था इसमें, ठीक है। तो ईच रिपीटेड बेसिस, हर जो रिपीटिशन हो रहा है किसी मोटिफ का, ठीक है, या किसी कह सकते हो पैटर्न का या किसी यूनिट सेल का, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेटियल अरेंजमेंट एज अदर वन इन अ क्रिस्टल। तो हर जगह वो सेम फॉलो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट ऑफ ईच मोटिफ इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर ऑन सरफेस। तो बच्चों ये यही कह रहा है कि हर जगह से जो है वो देखने में क्या होता है, सेम टू सेम नज़र आता है, ठीक। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली बात, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। हर पॉइंट जो है वो लैटिस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब ये जो पॉइंट की हमने बात की वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सॉलिड कैसा है, हमारा क्रिस्टलाइन लैटिस जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये पॉइंट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम, कैन बी मॉलिक्यूल और कैन बी आयन। क्लियर है, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट है बच्चों, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से जुड़े होंगे। ये बात आपने नोटिस की होगी, कभी भी जिगजैग लाइंस या इरेगुलर लाइंस या अदर कर्व्ड लाइंस नहीं होती हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन से जुड़े होते हैं। तो ज्योमेट्री जो है क्रिस्टल लैटिस की वो इस तरह से काम करती है, ठीक है बच्चों। चलिए, जनरेटिंग हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय शिफ्टिंग द स्क्वायर इन डायरेक्शंस ऑफ एरोज, ठीक है। यहाँ पे एक आपको जनरेट करके दिखाया हुआ है इन्होंने कि यूनिट सेल किस तरह से जनरेट होता है। एक यूनिट सेल है, फिर उसके साइड में एक और, फिर इस तरह से। तो ये जो है आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से अरेंजमेंट पूरा जो है वो बन जाता है डिफरेंट लाइन में अगर आप यूनिट सेल्स को लगाते जाएंगे। वी नीड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कम्प्लीटली। हम थोड़ी सी जगह से भी
समझ सकते हैं कि पूरे स्पेस, पूरा क्रिस्टल जो है वो कैसा बना हुआ है, उसके अंदर कैसी ज्योमेट्री है, हम पूरा समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। दिस स्मॉल क्रिस्टल, द स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जो स्मॉल पार्ट है ना बच्चों, उसको यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, दिस पार्ट, ये रिपीटेशन हो रहा है ना इसके बार बार, यही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको क्या कहा जाएगा, यूनिट सेल कहा जाएगा, ठीक है। वन कैन चूज यूनिट सेल इन मैनी वेज, ठीक है। हम यूनिट सेल को बहुत अलग अलग तरीके से भी चूज कर सकते हैं। नॉर्मली दैट सेल इज चूजन विच हैज परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट एंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट। अब ये बोल रहा है कि एक यूनिट सेल को ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि उससे आप कंस्ट्रक्ट कर सकें, वन कैन कंस्ट्रक्ट एंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सेल। अगर आप उस यूनिट सेल को मूव कराते जाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको पूरा क्रिस्टल लैटिस बना बनाया मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो क्या मतलब है इसका, अगर आप एक क्रिस्टल लैटिस के एक यूनिट सेल को मूव कराते जा रहे हैं, ठीक है। आप इरेजर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपके पास एक ही इरेजर है, बट मैं अगर कहूँ आपको एक बनाना है इस तरह से पूरा का पूरा सेट बनाना है जिसमें 16 इरेजर्स हों, तो आप कैसे अरेंज करोगे, तो आप एक इरेजर, फिर नेक्स्ट इरेजर, फिर नेक्स्ट इरेजर, इस तरह से आप उनको अरेंज करोगे, ऊपर लगाओगे, फिर नेक्स्ट रो बनाओगे, तो आप एंटायर क्रिस्टल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग वन यूनिट सेल एंड मूविंग दैट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसको एक डायरेक्शन में आप मूव कराते जाओ, ठीक है। It shows movement of unit cell of a two-dimensional lattice to construct the entire crystal structure. इससे entire crystal structure construct किया जा सकता है. Also, unit cells have shapes such that these fill the whole lattice without leaving the space between the cells. Now the important thing, यहाँ पे स्पेस लीव नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो सॉलिड्स की बात हो रही है, ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने उसके अंदर पढ़ा था कि मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। तो ये सारे सॉलिड्स ही तो हैं, है क्या अल्टीमेटली सॉलिड्स। तो बच्चों सॉलिड्स में आपने स्पेस देखा है कहीं पे, स्पेस तो चांस ही नहीं है, स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब भी आप लगाओगे, अरेंज करोगे, तो मेक श्योर कि वहाँ पे नेक्स्ट जो लेटिस होगा, नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगा, उसमें आपने स्पेस आपने नहीं उसमें बीच में रखना है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से एक यूनिट सेल से कंप्लीट लेटिस बनाएंगे या बन जाता है एक्चुअल में, रियल में, तो वहाँ पे स्पेसेस नहीं होते हैं, दे आर नॉट लिविंग द स्पेस बिटवीन देम। ओके बच्चों, ओके आगे चलते हैं। इन टू डायमेंशंस a parallelogram with side of length A and B are an angle R between these sides is chosen as unit cell, ठीक है। देख लेते हैं स्ट्रक्चर, फिगर 1.8। ओके, आपके पास में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि पैरेललोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है। डिफरेंट केसेस हैं, पॉसिबल यूनिट सेल्स इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में किस तरह से बनाया जा सकता है किसको, यूनिट सेल को। तो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो ये है या फिर ये है, एंड उसके बाद में पैरेललोग्राम में आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं एंड इस तरह से भी देख सकते हैं। इनको हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस हम डेवलप कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी स्पेस, ठीक है बच्चों। एंड नाउ दिस डायग्राम, अ पोर्शन ऑफ अ 3-dimensional क्यूबिक स्पेस ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। तो आप एक देख रहे हो इस तरह से आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट, ठीक है। रिपीटिशन हो रहा है बार बार। आप इसको अगर रूम्स मानिए, रूम्स छोड़ो, चौक के बॉक्सेस मान लेते हैं, ठीक है, चौक बॉक्सेस, रूबिक क्यूब मान सकते हो जो आप बच्चे खेलते हैं उससे, वो कलर्स मैच करने वाला, ठीक है। आप अगर चौक के बॉक्सेस मानते हैं हम इसको, एक चौक का बॉक्स ये है, ठीक है, हमने इसको क्या किया है, इस तरह से प्लेस कर दिया। उसके साइड में एक और लगा दीजिए, ठीक, उसके ऊपर एक और रख दीजिए, उसके साइड में भी एक और रख दीजिए, सेम इसी तरह का अरेंजमेंट पीछे बना दीजिए। तो आप अगर सेम चौक बॉक्स को आप अरेंज करते जाएंगे बार बार, तो आपको एक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, एंड जिसको आप रिपीट कर रहे हो वो क्या होता है, वो यूनिट सेल होता है, ठीक है, जिसको आप रिपीट कर रहे हो बार बार। ओके बच्चों,
तो 2 डायमेंशन में जितने पॉसिबल हो सकते थे वो सारे बनाए हुए हैं। देखो अगर 90 डिग्री आप लेते हो, ये रहा, एंड उसमें हर जगह डायरेक्शन जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी बॉन्ड लेंथ है, अगर ये लेंथ देखी जाए, दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज ऑल्सो ए, इक्वल है, तो ये स्क्वायर जैसा है। अगर लेंथ में डिफरेंस है बट स्टिल द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, तो भी ये क्या है, तब ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन चुका है। बाकी जो है पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्पल्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बता दिया पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशन कौन से हैं। Now we are discussing a portion of 3-dimensional crystal lattice and its unit cell. एक पोर्शन हम शो कर रहे हैं किसका, 3-dimensional crystal lattice का, और एक यूनिट सेल शो कर रहे हैं। बच्चों ये एक यूनिट सेल है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक बॉक्स बना हुआ है। ट्रांसपेरेंट इमेजिन करें इसको कि हमें सब दिखाई दे रहा है इसके आस पार पार, ठीक है। इन द 3-dimensional crystal lattice यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब यूनिट सेल जो है उसकी कैरेक्टराइज्ड बाय का मतलब है कि उसके डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं। क्या डिसाइड की हैं, जो साइड्स हैं, एजेस, उनको ए बी सी कहा जाएगा, ठीक है। तो साइड्स को क्या कहा जाएगा, ए बी सी। ये बी साइड हो गई, ये ए साइड हो गई, ये सी साइड हो गई, ठीक है। तो साइड्स को क्या कहा जाता है बच्चों, ए बी सी कहा जाएगा। एजेस को, दिस एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री हो, ये ज़रूरी नहीं है, 60 भी हो सकती हैं जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकती हैं। एंगल्स बिटवीन द एजेस, अब जो एंगल्स हैं इनके बीच में उनको क्या कहा जाता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, इनको ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कैसे नाम दिए गए बच्चों, बी और सी के बीच में अल्फा, सी और ए के बीच में बीटा, एंड ए और बी के बीच में गामा, इस तरह से नाम दिए गए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है। बी और सी साइड आप देख लो, ये ए और सी साइड है बच्चों, ए और सी साइड के बीच में कौन सा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो आप देख लो मैंने क्या बताया, ए और सी साइड में, ए और सी के बीच में जो है एंगल बीटा माना जाता है। फिर क्या बता रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि ए और बी जो है उसके बीच में जो एंगल है वो गामा माना जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है बच्चों वो गामा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी और सी के बीच में जो एंगल है बॉन्ड एंगल, उसको अल्फा कहा जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो क्लियरली, हाँ ओके। तो ये हो गए हमारे बॉन्ड एंगल्स हो गए, हमने एजेस पढ़ लिए ए बी सी, एंगल्स पढ़ लिए अल्फा बीटा गामा। दस अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, तो 6 पैरामीटर्स हो गए टोटल, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। दीज आर द पैरामीटर्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट यूनिट सेल्स, ये बेसिक क्राइटेरिया होता है, ओके। यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब बच्चे जानते हैं, बायो वाले अच्छे से, नीट वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, मतलब जैसे पहले होता था ना, फ़ोन स्टार्टिंग में जब फ़ोन आए थे तो लैंडलाइन आए थे, लैंडलाइन से पहले वो घुमाने वाले फ़ोन होते थे। पुरानी मूवीज़ देखो तो वो घुमाते हैं, एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर लैंडलाइन फ़ोन्स आए, फिर उसके बाद कॉलर आईडी वाले फ़ोन्स आए जिसमें कॉलर आईडी नंबर दिखाई देता था, बड़े पिटते थे हम लोग उस टाइम पे, ठीक है। हमारे टाइम में वही फ़ोन थे जब हम प्राइमरी क्लास में होते थे ना, मतलब मैं अपने बताऊँ, मेरी जनरेशन की बात बताऊँ तो उस टाइम वो फ़ोन आए थे, हम 6th-7th में थे तो कॉलर आईडी वाला फ़ोन आ गया था, लैंडलाइन। उसके बाद में आए कौन से फ़ोन, वो छोटे छोटे फ़ोन बटन वाले, जिसकी टाइपिंग स्पीड जो थी वो बहुत तेज़ हुआ करती थी हम लोगों की, किस टाइम पे, 11th-12th वाले टाइम पे। तो कई बच्चे तो इतने एक्सपर्ट होते थे, क्या करते थे, टीचर पढ़ा रही है, सामने देख रहे हैं और फ़ोन हाथ में नीचे ले आए और टकाटक फ़ोन चल रहा है कॉन्टीन्यूसली, बिना देखे टाइप कर दिया करते थे। मतलब जैसे आजकल के फ़ोन है तो आपको देखना पड़ता है ना कि आप क्या टाइप कर रहे हो, और ऑटो करेक्ट तो इतना महान है कि आपने टाइप कुछ और किया, सेंड कर दिया, बाद में देखा कि कुछ और ही हो गया, वो मिस हैपनिंग हो गई, है ना। तो होता क्या था पहले के टाइम में, बच्चे मैसेज जो करते थे वो बिना देखे टीचर की तरफ देखते देखते इतना सीरियसली पढ़ रहे हैं और नीचे जो है वो टाइपिंग चल रही है मस्त वाली, ऐसे फ़ोन आए थे स्टार्टिंग में, है ना। और उसके बाद में फिर वो वाले फ़ोन रिप्लेस हो गए, फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन आने स्टार्ट हो गए, फिर अभी ऐप्स वाले फ़ोन आते हैं।
अब उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स होती जा रही हैं। 2 साल पुराने जो मॉडल आए फ़ोन के, उसका कैमरा देखोगे और प्रेजेंटली जो फ़ोन आ रहे हैं सेम रेंज के, उसमें आप देखोगे बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें क्या है, एडवांसमेंट तो होती जा रही है ना, बट जो बेसिक चीज़ है, बेसिक क्या मतलब है, फ़ोन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू कॉल, फ़ोन पे बात करना है ना। अगर सभी फ़ोन में एक चीज़ कॉमन है, फ़ोन पे बात करना, तो उस फीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे प्रिमिटिव यूनिट सेल, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल क्या है यहाँ पे और कैसा होता है, उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द यूनिट सेल्स, एक मिनट, तो जिस यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको, किस किस में, एक तो प्रिमिटिव में और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया, पहला है प्रिमिटिव, सबसे सिंपलेस्ट, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ये जो चीज़ है ये कहाँ पे है, सिर्फ ये है कॉर्नर पर ही है, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे है, ठीक है। यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटर्ड। सेंटर्ड का मतलब है, इसके आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा आपको कि प्रिमिटिव कैसे कैसे होते हैं। प्रिमिटिव सबसे सिंपल वाले होते हैं। इमेजिनेशन थोड़ी अपनी इंप्रूव कर लेना बच्चों, इस चैप्टर में इमेजिनेशन थोड़ी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो इमेजिनेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अरे हो जा भाई। ओके, तो सबसे पहले बताया मैंने आपको प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम जो है वो प्रेजेंट है। ओके बच्चों, हम आ चुके हैं उस पेज पे। भाई मेरी क्लास के टाइम पे ना एनसीईआरटी खोल के बैठ जाया करो, तो अपनी अपनी बुक में ना साथ साथ ये एनोटेशंस कर लिया करो, तो एनोटेशन वाली फाइल्स मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लिख लिया करो जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, ये वाला प्रिमिटिव, ठीक है। और क्या है ये, इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल भी इसको क्या कहा जाता है, ठीक। क्यों सिंपल कहा जा रहा है, क्योंकि इसका काम, इस फ़ोन का काम क्या है, सिर्फ फ़ोन पे बात करना, ठीक है, या फिर छोटे मोटे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज टाइप कर देना। बट बाकी सब जो है वो थोड़े से एडवांस्ड हैं। क्या डिफरेंस आएगा वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिट सेल है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे मतलब कहाँ पे, उसके सभी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं। ये एटम ही मान लेते हैं, चलो मैं एटम मान लेते हैं, एटम्स प्रेजेंट है। तो इमेजिन करो यू आर सिटिंग इन अ रूम, रूम में बैठे हैं, रूम के 4 कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पे क्या है, ऊपर चारों कॉर्नर्स पे मतलब जहाँ आप बैठे हो उसके दोनों साइड पीछे, दोनों साइड आगे, ऊपर छत पे 4 सर्कल हो गए, 4 एटम्स हो गए। ज़मीन पे भी 2 आगे और 2 आपके पीछे, जा अगर आप सेंटर में बैठे हो तो ये एक यूनिट सेल हो गया प्रिमिटिव वाला, ठीक है। अब आगे चलेंगे सेंटर्ड पे। तो बच्चे सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर पे तो होंगे ही, पर उसके अलावा ये देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर। कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशंस पे भी यूनिट सेल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसका मतलब है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये 3 तरह के इन्होंने बताए हैं आपको। पहला है, मैं एक और बताऊंगी इसके बाद, देखते हैं इसमें बताया है या नहीं। फोर्थ टाइप नहीं बताया, फोर्थ टाइप मैं वो बताऊंगी आपको। चलिए, तो पहला बच्चों कौन सा बताया इन्होंने, फर्स्ट टाइप कौन सा बताया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बॉडी सेंटर्ड, नाम से पता लग रहा है बॉडी सेंटर्ड, मतलब कि जो यूनिट सेल है, आपका यूनिट सेल जो हम मान के चल रहे हैं, जिसके कॉर्नर्स पर ऑलरेडी एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब कि सच अ यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे जो हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा कहाँ पे है, और उसके अलावा हम बताएं आपको कि सेंटर में है, ठीक है।
अगर सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसको बॉडी सेंटर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया नाम से। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होगा? फेस सेंटर्ड का मतलब है बच्चों कि फेसेस, जितने भी उस क्यूब के फेसेस होंगे, ठीक है, उन फेसेस से प्रेजेंट होगा। तो सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। जितने उस क्यूबिक सेल के फेसेस होंगे, अब खुद सोचो उसके कितने फेसेस होंगे। अब मान लो एक क्यूब है तुम्हारे पास, चौक का डिब्बा है तुम्हारे पास, देखो उसके कितने, इमेजिन करो कि कितने फेसेस हैं। तुम्हारे हाथ में एक यूनिट सेल है, ठीक है, इमेजिन करिए चौक, उसके चारों तो दीवार, साइड वाली, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। ठीक है, कितने फेस हुए बच्चों? 6 फेसेस। अब बना के देखिए, जैसे मैंने बनाया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये और ये 4 हो गए, और एक आगे वाला और एक बैक वाला, ये 6 हो गए, 6 फेसेस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको कि फेस सेंटर्ड वो होता है जिसके कॉर्नर्स पे तो ऑलरेडी है, उसके अलावा फेसेस पर भी, हर फेस पर भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, एंड सेंटर्ड पे आ जाते हैं। एंड सेंटर का मतलब है ईच इन सच अ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस बिसाइड द वंस प्रेजेंट एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे तो है ही, ठीक है, उसके अलावा कहाँ पे है? वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस। कोई भी दो आमने सामने वाली दीवारों पर, अगर जिस रूम में मैं बैठी हूँ उस रूम की मैं बात करूँ, तो जिस रूम के सेंटर में मैं बैठी हुई हूँ, कोई भी आमने सामने वाले दो फेसेस, मतलब मेरे राइट और लेफ्ट पे जो दीवारें हैं, उन दोनों के सेंटर पे एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, या तो साइड वाले दोनों, या मेरे आगे और पीछे जो वॉल है उसके सेंटर में एक एटम फिक्स है, या फिर मेरे ऊपर जो छत है वो वाली वॉल, एंड जो नीचे है फ्लोर, उसके सेंटर में एक एटम फिक्स है। तो ये मतलब समझना है, एंड का मतलब क्या है? कोई भी आमने सामने वाले दो फेसेस, टू ऑपोजिट फेसेस। तो टू ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या है? आमने सामने वाले। ठीक है, ऐसे फेसेस पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ऐसे फेसेस पर एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एटम्स ऑन आमने सामने वाले फेसेस। क्लियर है ना? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो इसी बेसिस पे जो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे 14 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास। कैसे, कितने एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली जो हमने ये डिस्कस किया है, इंस्पेक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्रिस्टल्स, उनको साइंटिस्ट ने स्टडी कर लिया, एंड उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि उनके अकॉर्डिंग 7 रेगुलर फिगर्स जो हैं वो बन पा रहे हैं। दीज बेसिक रेगुलर फिगर्स आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो बना पा रहे हैं। इतने ही उनको मिले नेचर में क्रिस्टल, उन्होंने स्टडी किए जब। तो विच सिस्टम अ गिवन क्रिस्टल बिलोंग टू इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एंगल्स। ठीक है, तो आप एंगल्स में जो उनका डिफरेंस देखा गया, उसके बेसिस पे उन्हें अलग कर दिया गया। जैसे आप पहला देख रहे हो क्यूबिक वाला, इसमें क्या है? ए, बी और सी तीनों साइड्स बराबर हैं, और हर जगह जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री है। दूसरा देख रहे हो टेट्रागोनल, इनमें साइड्स में डिफरेंस है, एंगल जो है हर जगह 90 है। फिर नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें हर जगह एंगल 90 है, बट इसमें भी साइड्स में प्रॉब्लम है, साइड्स डिफरेंट है। हेक्सागोनल, इसमें एंगल डिफरेंट है। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, एंड नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह के 7 तरीके की यूनिट सेल्स नेचर में मिले डिफरेंट क्रिस्टल्स के अंदर। क्या मिले? ये 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स इन डिफरेंट क्रिस्टल्स इन नेचर। नेचर के अंदर जितने क्रिस्टल्स हैं उसमें 7 टाइप के अलग अलग यूनिट सेल्स हमें मिले। ठीक है बच्चों, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, उन्होंने क्या बताया? ब्रेविस शोड दैट देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस। उनके अकॉर्डिंग इन 7 को मिला करके, और इनके भी इन 7 के साथ 7 के, इन 7 में प्रिमिटिव और सेंटर्ड,
प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड का मतलब है जो हमने पढ़े बच्चों, बॉडी सेंटर्ड एंड, और हमने क्या पढ़ा, एंड सेंटर्ड एंड हमने क्या पढ़ा, फेस सेंटर्ड। तो ये सब मिला के, सारे कॉम्बिनेशंस मिला के, कौन से कॉम्बिनेशंस, 7 तरह के यूनिट सेल होंगे एंड उसके अंदर उनके अलग अलग टाइप्स होंगे, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। सेंटर्ड कौन से है, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये सब मिला के टोटल कितने तरह के बनेंगे, 14 तरह के लैटिस बन सकते हैं नेचर में। 14 लैटिस उनको मिले ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज। ठीक है बच्चों, तो ये बताया गया एंड उनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। तो आपसे पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क के क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर देयर, तो कितने हैं ब्रेविस लैटिसेस, 14। ठीक है, एंड यूनिट सेल्स आपके कितनी तरह के हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, सेंटर्ड भी हो सकते हैं। सेंटर्ड में 3 तरह के हो सकते हैं एंड इसके अलावा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा तो। ओके, तो आप ये देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे क्या है, फर्स्ट क्यूबिक था, क्यूबिक में क्यूबिक के एग्जांपल्स दिए, सभी के एग्जांपल दिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। अब इनमें कितने अलग हैं पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हैं वो देखे गए। इसमें प्रिमिटिव है, इसमें बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इसमें प्रिमिटिव ही एग्जिस्ट करता है, इसमें भी प्रिमिटिव ही एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इनको अगर गिना जाए टोटल तो कितने बन रहे हैं, तो ये टोटल मिलके बनते हैं हमारे 14 टाइप्स। मतलब 7 तो क्रिस्टल यूनिट सेल्स हैं और टोटल 14 क्या है, क्रिस्टल लैटिसेस। जो टोटल बनेंगे सारी चीज़ों को मिला करके वो 14 बनेंगे। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इनमें क्या डिफरेंस आएगा, इनमें इनकी डायमेंशंस में डिफरेंस आएगा। जो इनकी पैरामीटर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे थे, व्हाट आर दीज, व्हाट इज ए बी सी अल्फा बीटा गामा, क्या है, क्या ये चीज़ है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं इसके पैरामीटर्स जो इनको अलग करती है, एक दूसरे से अलग करने में, पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, एंड जो बाकी हैं, मतलब कुछ में 90 डिग्री होगा, कुछ में चेंज भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, किसी में 60 भी हो सकता है। एंड जो ए बी सी है ये भी, इनकी लेंथ्स भी चेंज होती रहती हैं, सिमिलर नहीं रहती हैं। एंड इसके आगे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो बच्चों इसको याद करना है। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी ईजी एंड मैं कोशिश करूँगी कि इस पर मैं ट्रिक लेकर के आऊँ सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है, तो जब भी इस पर ट्रिक आएगी मैं बनाऊंगी, 1-2 दिन लगेंगे मुझे ट्रिक बनाने में इसके लिए, बट मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको ये पैरामीटर्स जो हैं वो रटने ना पड़े, आपको याद हो जाए। ठीक है, ट्रिक से, तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। एंड इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में कौन किस तरह का यूनिट सेल है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आऊँगी। तो अच्छा, यूनिट सेल्स ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। पहला तो प्रिमिटिव आपने देख लिया, नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, कैसा होता है, देखो कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं, कॉर्नर्स पे सारे एटम्स लगे हुए हैं, इसके अलावा एक सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, वो बता रहा है कि ये बॉडी सेंटर्ड है। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड, तो जो कॉर्नर्स वाले हैं उनको मैं शेड कर दे रही हूँ, उनको मैं डार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब पता लग जाएगा कॉर्नर्स वालों को हटा देना है एंड उसके अलावा बाकी सारे काउंट करेंगे। चलिए, हमने कॉर्नर्स वाले सारे डार्क कर दिए, तो कितने डार्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए कॉर्नर्स पे, वो डार्क हो गए। कितने बच्चे, कितने फेसेस वाले बच्चे, उनको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बचे फेसेस पे, तो 6 तो फेसेस पे हो गए एंड 8 जो है वो कॉर्नर्स पे एटम्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट है प्रिमिटिव, ये दिखाई दे रहा है आपको, एंड इसका बॉडी सेंटर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग तरह से इस तरह होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो यही समझाया गया है। एंड इसी तरह से जो ये ऊपर आपको समझाए गए थे, जो दिखाए गए थे ये सारे, ठीक है, ये सारे किसके हैं, ये क्यूबिक लैटिसेस हैं। ठीक है,
क्यूबिक लैटिसेस किस में एग्जिस्ट करता है वो दिखाया गया आपको। जो सेकंड था ये टेट्रागोनल लैटिसेस है। तो क्यूबिक लैटिस कितने टाइप्स, 3। ये आपका टेट्रागोनल लैटिसेस हैं, इसके कितने टाइप हैं, 2। आप देख सकते हैं कौन से प्रिमिटिव और बॉडी में सेंटर्ड में एग्जिस्ट करता है वो। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। तो इसमें कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, फेसेस, एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस तरह से बच्चों आपको सारे 14 जो हैं वो क्लियरली दिखा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो आगे है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। क्या कैलकुलेशन रहती है, कैसे नंबर ऑफ सेल्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड इसके बाद में, इतना पढ़ने के बाद में हम लोग एक लाइव क्लास रखेंगे इसी वीक में। तो मैं आपको टाइम बता दूंगी, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। बाकी होमवर्क बता देती हूँ मैं आपको, होमवर्क क्या है। होमवर्क है आपके लिए कि आपको थोड़ा ही पढ़ाया हुआ, ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं है। क्या करना है, चलो मैं आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना, यहाँ तक आपकी जो एनसीईआरटी है उसको रीड कर लेना, यहाँ तक जिस पेज तक मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा पढ़ाया, अगर समझ में आया तो। एंड जो भी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय फॉर टुडे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's